नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम छठा अध्याय देखने वाले हैं जिसका नाम है घर और जिसके लेखक है भोला भाई पटेल। छात्र मित्रों, मैं आपको बताता चलूँ कि भोला भाई पटेल एक गुजराती साहित्य के भी लेखक है और उन्होंने हिंदी साहित्य में भी अपनी रचनाओं को दिया है। डॉक्टर भोला भाई के अगर हम परिचय लेंगे तो विद्यार्थी मित्रों, जिसमें जन्म सन 1934 में है और निधन उनका हुआ है 2012 में। डॉक्टर भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं और उनका जन्म मेहसाणा गुजरात के निकट सोजा गांव में हुआ था। मैंने आपको बताया वैसे कि एक गुजराती लेखक होने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं को दिया है। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने बनारस जाकर हिंदी और संस्कृत में प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति के हिसाब से उन्होंने बीए की जो डिग्री है वो प्राप्त की थी। गुजराती यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के में वो प्रोफेसर भी थे और जो अहमदाबाद में स्थित जो है गुजराती यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हिंदी विषय के वो प्रोफेसर के तौर पर वहाँ पर जाने जाते हैं। डॉक्टर भोला भाई पटेल ने प्रमुख रचना में अधुना उसके बाद है विदिशा, कांचनजंगा, अग्नेय, एक अध्ययन आदि, और उनका अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। छात्र मित्रों, मैं आपको बताता चलूँ, विदिशा, कांचनजंगा ये उनके प्रवासिक जो निबंध संग्रह है और उन्होंने ये प्रवास के दरमियान उन्होंने लिखा हुआ निबंध संग्रह है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजीत राम सुवर्णचंद्रक हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान और भारत सरकार ने पद्मश्री के सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत निबंध ये एक निबंध है घर, और इसमें लेखक ने अपने शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती है। अंत में घर बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल चार दीवारी और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। घर सामान्य अगर हम देखें तो सामान्य स्थिति में हम घर को सिर्फ घर समझते हैं, मगर जब इंसान अपने आप में घर बनाता है तो वो उसकी भावनाओं की, उसकी जो संवेदना है वो संवेदना उसमें काम करती है। छात्र मित्रों, मैं आपको बताता चलूँ कि घर बांधना यह इतनी आसान चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उसमें जुटाना पड़ती है। उसमें सारी चीज़ों के उमंगे, उनकी संवेदनाएं, घर के हर एक सदस्य की जो इच्छाएं हैं वो भी पूरा परिपूर्ण करना पड़ती है, तब जाकर वो घर बनता है। गांव से शहर में हम शुरू करेंगे निबंध को और देखेंगे कि गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव में पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए। कैसा होता है कि अगर गांव के अगर पुश्तैनी घर हो, पुश्तैनी यानी कि जो बाप दादाओं से चले आता हुआ जो घर है, यानी पुश्तैनी घर कहा जाता है। कई पीढ़ियों से चला आ रहा जो घर होता है उसे हम पुश्तैनी घर भी कहते हैं। और वो घर उनको बेच देने का विचार आया। कई लोगों ने गांव के जो घर है उनको बेच देने का विचार उनके मन में आता रहता था। इसीलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बढ़ंगा लगता। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते हैं, इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। अगर शहर में रहते हैं तो गांव में रहना थोड़ा कैसा लगता है, अटपटा लगता है। और लेखक भी जब जाते थे कोई प्रसंग में, कोई रिवाज के तौर पर अगर जाते थे, तब उन्हें वो घर थोड़ा अजीब लगता था। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। और जहाँ पर अगर हम रहते हैं उस घर को हम स्वच्छ करते हैं, कभी उसे हम झाड़ते हैं, कभी उसके घर में हम नया कुछ कराते हैं, मगर यहाँ तो कई वर्षों तक घर आना यानी कि शहर में रहने की वजह से गांव का जो पुश्तैनी घर है उसे कोई देखता नहीं। इसी कारण वो जर्जरित हो गया। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था।
जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दलान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते, इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाले व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। यानी क्या हुआ कि विद्यार्थी मित्र, अगर हम घर की बात करें, लेखक का जो घर था वो घर का अब क्या हुआ कि अच्छा घर यानी कि अच्छे ऑफर आया, यानी कि अच्छे पैसे में बेचने का ऑफर आया, तो लेखक ने सोचा कि इस घर को बेच देना चाहिए। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी और उसी क्षण क्या हुआ कि मन में एक अलग अनुभूति लेखक को होने लगी। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों को स्वयं मंजूरी करके घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने सहतीर तक गारों के तसले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी उनके बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बातें करते हुए भावुक हो जाते। जो पहले का ज़माना था वो लेखक के पिताजी का ज़माना था। लेखक के पिताजी ने खुद गांव के तालाब में जाकर चिकनी मिट्टी लाए थे, ईंटों को साझा किया था, उसकी नींव बनाई थी। घर के सभी सदस्यों ने अपना योगदान उसमें दिया था। मगर घर पे जो उनके बेटों के जो घर बने, वो बेटों के घर के अंदर उन्होंने ऐसे घर बनाए कि जिसके अंदर सिर्फ सुपरवाइज़रों ने अपने आप में यानी सुपरवाइज़रों की देखरेख में बने। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो उनके पिताजी को ये सा गर्व भी महसूस होता था और उनकी माता को भी अच्छा लगता था कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता, मगर वो भावुक भी हो जाते थे। इसी घर में हम सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ था और इसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ था। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। जो भी अच्छा लगा, अच्छा प्रसंग हुआ तो अच्छा, खराब प्रसंग हुआ तो खराब, सारे प्रसंगों को इस घर ने देखा था। उस घर से एकदम से ही नाता टूट जाए तो वो बहुत भावुकता वाला दृश्य होता है। आप समझ सकते हो विद्यार्थी मित्रों कि मैं क्या कहने चाह रहा हूँ। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटका कर गाँव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर में आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यही बिरादरी वाले के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज़ में बोलाचाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रम्भ कथाएं हुई थी। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांधे जाते थे। ये सारा घर के आंगन में सब कुछ हुआ था। लेखक पढ़ने गए तो उस घर के आंगन में से पढ़ने गए, घर के आंगन की चौखट से बाहर शहर पढ़ने गए तो घर के आंगन को छोड़कर गए। तो ये सारी चीज़ें लेखक को अब याद आती है। इसी घर के दालान में हमारी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। जैसे दादा दादी को मृत्यु के वक्त इस दालान पर यानी कि जो आंगन का जो ओटा था उस पर जब सुलाया गया
तो वैसे ही उनको पिताजी को भी सुलाया। ये एक भावुकता वाला दृश्य है। हमारे घर में घर के दोनों ओर दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक वहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज सामायिक करती। उसी दलान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। सामने वाला मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी का हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। यानी लेखक अपने स्मृतियों को टटोलते हैं कि वहाँ पहले हर चीज़ हुआ करती थी, हर एक खुशी अपने घरों में पाया करते थे, मगर आज वो समय को बदल दिया है। समय ने बहुत बलवान होता है विद्यार्थी मित्रों, कि समय हर चीज़ को बदल देता है। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराने हैं तो भी क्या है तो पूछते नहीं घर। वह घर है 4 दीवारों और छप्पर वाला, कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। घर क्या है? मकान और घर में बहुत फर्क है। कैसा फर्क है कि मकान को हम पैसे देकर बनाया जाता है, सब चीज़ें होती है, पैसों के बलबूते पर हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर घर भावनाओं से बनता है। वह घर सिर्फ पैसों से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसीलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। लेखक को ये हमेशा मन में होता है कि इस घर को हम कभी बेचे नहीं, उस घर को वैसे ही बनाए रखे। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है, और यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी। यानी लेखक को दो सोच आ रही है, अगर बेच दिया जाए तो भी अच्छा है, अगर नहीं बेच दिया जाए तो भी अच्छा है। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। क्या सोचा लेखक ने? देखो यहाँ पर यह भावुकता है, ये संवेदना है जो छात्र मित्र किसी भी व्यक्ति को अपना घर, ऐसा कहा जाता है कि धरती का अगर छेड़ा अगर माना जाए कि जिसका हम सतह मानी जाए, धरती की अगर एक तय अगर हम तय करें या सीमा अगर हम तय करें तो उसे हम घर कहते हैं। हम कितने भी थके हारे अपने घर पे जाते हैं तो हम कैसा होता है कि हमें एक अनुभूति, एक अकाल्पनिक अनुभूति होती है कि अगर हम अपने घर पहुंच जाए। आप भी यहाँ पर अगर हॉस्टल में रहते हो और आपको अगर जब घर पे जाना होता है तो वो जो अनुभूति है वो अनुभूति को वर्णन नहीं हो सकता, वो सिर्फ मन की भाव को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा वो लेखक को हुआ कि एक घर में थोड़े दिन हम वहाँ पर जाकर तो रहे, हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर के सब एक साथ रह ले। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सूना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती। घर में के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रश्न लगी। माँ को भी वो घर कैसा लगा कि शहरों में से जब गांव में आए तो उनको, माता को भी वो पूरी जो उनकी यादें थी वो तरोताज़ा हो गई। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उल्हाना देने लगी, दालान में उल्हाना देने लगी। उल्हाना यानी कि शिकायत करने लगी। क्या दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर पहली बार कखहरा लिखा यानी कि
लिखने की, पढ़ने की शुरुआत जो दालान पर, जो ओटे पर बैठकर जो कहा की, वो दालान अब उसे कहने लगे कि लेखक को, और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहाँ जाकर बैठा। वहाँ भीत से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी कि एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। क्या हर चीज़, अगर आप भी आपके पुराने घर पर अगर आप पहुंच जाते हो, या आपका जहाँ पर बचपन बीता हो उस घर के पास आप अगर पहुंच जाते हो, उसके निकट अगर आप पहुंचते हो, तो आपको भी यही अनुभूति होगी। आप ये अनुभूति करे सिवाय आप रह सकते नहीं। मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर डागर नहीं थे। परंतु उस पर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। यहाँ तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और यहीं दादा दादी पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रूंध गया हो। लेखक संपूर्णतः क्या हो गए, पूरे भावुक हो चुके हैं, और इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा भावुक होने लगे। घर के अंदर के कमरे में गया, बंद जर्जित कमरा अधिक मुखर लगा। यानी जो बंद कमरा था वो कमरा उसे अलग लगने लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। अनाज की जो मिट्टी की कोठियाँ होती है, ज़्यादातर हम देखें तो हमारे सामाजिक परिवेश में अगर हम देखें तो इस मिट्टी की कोठियाँ हमारे घर में भी होगी विद्यार्थी मित्रों। तो वह सब कब का निकल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी। अब बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर दलान में आता हूँ। माँ अकेली बेटी है। सब इस समय इधर उधर देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या तू रो रही है माँ? क्या कहने लगे लेखक कि एक भावुकता आ गई। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बता ना सकूं, ऐसी भावुकता आप भी ये समझ सकते हो। माँ जब रोती है तो बच्चे को ये ठीक नहीं लगता। यहाँ भी लेखक की जो माँ है वो रोने लगती है और वह जोर से रो पड़ी। यह घर बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। मेरा भी गला रूंध चुका है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको समझा रहा हूँ मगर मेरा गला रूंध चुका है। क्यों? क्योंकि ये भावुकता है और माँ चाहती थी कि ये घर को बेचा नहीं जाए। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो। माँ ने कह दिया कि अब इस घर को बेचना नहीं है, फिर इसके बाद आपकी इच्छा। परंतु माँ, तूने ही तो कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद, नहीं, इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय भी अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में, जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग, यानी अब माँ जीवित हो उठी है इस घर में आने के बाद। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकालते ही मौन हो जाता था। हर सदस्य को ऐसा लगता था कि अभी इस घर को बेचा न जाए। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया।
घर में अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे, हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर में के पैसों से तुम कहोगे वैसा ही। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई है। सहतीर यानी कि ऊंचाई तक, इसका जब तक इसका यानी कि नींव बनी उसके बाद इसकी जो दीवारें बनी वहाँ तक मैंने ईंट चढ़ाई है। तुम्हारे पिता ने इतनी उमंग से बांधा है, इसीलिए मैंने जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो छोटा भाई समय की नजाकत समझ गया। और छोटे भाई को क्या हुआ कि समय की नजाकत को समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। और छोटे भाई ने उसे कह दिया कि अब जब भी घर बेचेंगे तो आपको ही बेचेंगे। मैंने देखा कि हम सब की छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जित घर हंस रहा था। अदृष्ट गुरु देवता की प्रसन्नता का स्पर्श भी सभी को हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ कि घर को न बेचने के कारण सबको खुशी महसूस हुई, और ये सारी बातें भोला भाई पटेल ने हमको समझाने की कोशिश की है, मगर इसका अनुवाद डॉक्टर आलोक गुप्ता ने किया है। तो आशा रखते हैं विद्यार्थी मित्रों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आभार, धन्यवाद।